नमस्कार दोस्तों, योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा का आज की सत्संग सभा में आपका स्वागत है। आज हमारे सीनियर मोटिवेशनल स्पीकर श्री आर के सिन्हा जी हमें ले चलते हैं हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की तरफ, और हम बूढ़ी काकी की कहानी सुनेंगे और उससे शिक्षा ग्रहण करेंगे। उम्मीद है आपको इसी तरह की मनोरंजन और प्रेरणादायक कहानियाँ अवश्य पसंद आती होंगी। आप हमसे जुड़े रहिए, हम आप तक ये सामग्री पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा साहब। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की नए आगंतुक श्री प्रमोद जी, आप लोगों की उपस्थिति और अन्य सदस्य, आप लोगों की ये सम्मानित उपस्थिति स्वागत की योग्य है। मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। कहानी वही हो जो जीवन के मायने बदल दे, जीवन जीने के सही अर्थ में आ जाए, जीवन जीने का तरीका बता दे। और आप बच्चों से मैं केवल इसीलिए सामना करता हूँ, आपके सामने आता हूँ, आपको एड्रेस करता हूँ, सिर्फ इसीलिए कि जो कुछ मैंने सीखा उसको आपको मैं बता दूँ, ताकि आपको वो एक्सपीरियंस हो। आप उतना समय लगा करके ना सीखें जितना समय मैंने बर्बाद किया। मैं एक आज सच्ची कहानी के साथ, अपनी पर्सनल निजी व्यक्तिगत कहानी के साथ मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी को जोड़ करके मैं बता रहा हूँ। इस बूढ़ी काकी का कहानी मेरे जीवन में जो प्रेरणा लाई, मैंने जो अपने जीवन को बदला, उसी के संदर्भ में आज मैं ये कहानी सुनाता हूँ। शुरुआत हुई थी मेरी एक इसी टाइप की पर्सनल कहानी से, एक व्यक्तिगत दोस्त की कहानी से, और वहाँ से शुरू हुई और उसको पूरा कहानी पूरी होती है जब मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी को मैंने पढ़ा। और ये पूरी जीवन मेरी इस तरह से बदली, मैं बता नहीं सकता हूँ। और मैं आज जो भी गौरवान्वित हूँ कि अपने माँ बाप की पूरी सेवा किया, माँ बाप की हर इच्छाओं को पूरा किया, तो ये केवल बूढ़ी काकी का देन था। और उसके साथ संलग्नित एक मेरी पर्सनल अपनी एक्सपीरियंस थी। इन दोनों को मिला करके आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने को पूर्ण संतुष्ट मानता हूँ, पूरी तरह से अपने को खुश मानता हूँ, अपने को प्रसन्न मानता हूँ और अपनी जीवन को धन्य मानता हूँ कि मुझे दो कहानियों से प्रेरणा मिली। एक मेरी व्यक्तिगत जीवन में, दूसरी मुंशी प्रेमचंद की, और मेरी पूरी जीवन बदल गई। जो कि आज की डेट में अगर मैं कहता हूँ कि आई एम वन ऑफ द happiest man in this world. I'm the most contented and self-satisfied man only because of these two incidents. One is a story written by the great writer Munshi Premchand, and the second one experienced by me in person. होता क्या है कि बचपन में जब आप लोगों से भी मैं छोटा था, क्लास 2 या 3 का स्टूडेंट था, मेरा एक दोस्त हुआ करता था और हम इंडस्ट्रियल टाउन दालमिया नगर का मेरा जन्म है। इंडस्ट्रियल टाउन का मतलब होता है मिक्स्ड कल्चर। वहाँ पर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के लोग रहते हैं, हर तरह के लोग मिक्स कल्चर वाले रहते हैं। वहाँ पर पंजाबी क्या है, गुजराती क्या है, मराठी क्या है, सभी से भेंट होती है। तो हमको ये सौभाग्य मिला था कि मैं इंडस्ट्रियल टाउन में जन्म लिया था। और उस इंडस्ट्रियल टाउन में मेरे एक दोस्त हुआ करते थे। उनके दोस्त की दादी थी, जो दादी अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो रहती थी द्वारका में। मेरे दोस्त के पिताजी एक एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे और अच्छी खासी तनख्वाह थी उस समय उनकी। जैसा मुझे याद है, उस समय उनकी सैलरी हुआ करती थी करीब लगभग 1200 या 1600 के आसपास की। एग्जीक्यूटिव श्रेणी में थे। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से कम 45-50 साल पहले की कहानी।
तो 50 साल से भी ऊपर, 55 से 60 साल पहले की कहानी में बता रहा हूँ। 60 साल पहले आप समझ सकते हैं कि 1200 या 1600 तक था, बहुत हुआ करता था। लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि इतनी हाई सैलरीड होने के बावजूद उसकी दादी को दूसरे के घर में काम करके अपना जीवन यापन करना पड़ा। दादी का जो बेटा था, मतलब हमारे दोस्त की जो दादी थी, वो पिताजी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करती। लेकिन दादी कभी कभार छुट्टी लेकर के आया करती थी और आती थी जब अपने पोता के पास, तो पोता को तो अपने गले लगाती ही थी, साथ में मुझे भी गले लगाती। उस अबोध पीरियड में जिस समय मेरी उम्र मात्र 7 साल 8 साल रही होगी, उस पीरियड में मैं उनसे जब मिलता था और दादी जब पकड़ लेती थी और दादी की जब कहानी सुनता था तो मेरे आंखों से आंसू गिरते थे कि ऐसा कैसे कोई लड़का कर सकता अपनी माँ के साथ। मैं उस अंकल के बारे में सोचता था, अपने दोस्त के पिताजी के बारे में सोचता था कि कैसे वो अपनी माँ को ऐसा कर सकता है कि उस बेटा कमा रहा है एक हैंडसम सैलरी और माँ उसकी दूसरे के घर में बर्तन मांझ करके अपना गुजारा कर रही है। बहुत कम पैसा, कभी कभार वो हमारे जो अंकल थे, हमारे दोस्त के पिताजी थे, वो भेज दिया करते थे। हम लोग उस अबोध पीरियड में हम लोग एक प्रण लिए थे कि हम लोग ऐसा बेटा नहीं जैसा इस दादी का बेटा है। हम लोग अपनी माँ बाप का पूर्ण सेवा करेंगे और पूरी तरह से देखभाल करेंगे। और वो संकल्प जो था उस समय जाकर के और ज़्यादा मजबूत हो गया जब मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी सुनी। और जब इस कहानी को पढ़ा तो एक ऐसी जीवन में परिवर्तन आया कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और मैं आपको बताऊं कि मरते दम तक हमारे माता पिता हमसे खुश रहे कि और बोलते रहे कि बेटा हो तो तुम्हारे जैसा। बल्कि वही नहीं बोले, उनके जितने यार दोस्त थे उन्होंने बोला कि अगर उनका लड़का है तो स्वर्ण कुमार की कहानी शायद ऐसी ही कुछ होगी। बेटा, एक कहानी, एक घटना अगर हम उसको ध्यानपूर्वक देखें, अपने दिमाग में उतार लें, उसकी तस्वीर बना लें, तो आपके जीवन में सोने पर सुहागा हो जाएगा, आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। ये मैं अपनी आप बीती कहानी बता रहा हूँ, किसी कहीं सुनी सुनाई और किसी और एग्जाम्पल पर नहीं बता रहा हूँ। मैं आज जितना भी खुश हूँ ये उसी प्रेरणा की देन है, उसी की देन है। और आज मैं मानता हूँ कि मेरा जीवन धन्य है, मैं धन्य हो गया, मैं सफल हो गया। मेरी आज की आयु 68 साल हो रही है। यह 68 साल मुझे लग रहा है कि 68 गमलों में सजा हुआ फूल की तरह बीता है। और आज भी उसी सुगंध को मैं पा करके अभिभूत हो रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। तो मैं बच्चों चाहूँगा कि आप लोग भी अपने माँ बाप की सेवा करो। और ये मेरी बात जो दोहराने की बात है, ये मैं अपनी बात सुनाने के लिए, अपना बॉसिंग देने के लिए, बॉस्टिंग करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ काश ऐसा ही आप लोग भी सोचें और अपने अंदर ये प्रेरणा धारण करें और अपनी माँ बाप की सेवा में आएँ। तो आइए कहानी सुनते हैं, बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी कहानी ये है, बेचारी गरीब विधवा थी। उनके बच्चे जो थे वो बूढ़े होकर के मर चुके थे। एक ले दे करके एक भतीजा बचा हुआ था और इस दुनिया में कोई नहीं था। बूढ़ी काकी आंखों से कम दिखता था, हाथ पैर जवाब दे चुके थे और लाचारी की अवस्था में, क्योंकि न जीना आपके हाथ में न मरना हाथ में है, वो भी जिए जा रही थी। और भतीजा जो थे वो श्रीमान जी अपनी चाची का सेवा इसलिए करते थे इस लालच में कि वो चाची की संपत्ति मिल जाए। चाची की संपत्ति मिली, चाची ने अपनी संपत्ति उस भतीजे के नाम से कर दी, क्योंकि भतीजा के अलावा उस चाची के पास, काकी के पास और कोई नहीं बचता है।
चाची हम इसलिए शब्द जो है कि आप लोग कहीं काकी ना समझ पाए। काकी कहानी का शीर्षक है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी जो है वो अल्टीमेटली अपने भतीजा के नाम से लिख देती है अपना सब जायदाद। उस जायदाद की उस समय 100-150 रुपया महीना आता है। ये 50s के आसपास 100-150 बेटा आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो, आज का शायद लाख के बराबर हो जाएगा। 100-150 रुपया महीना बहुत बड़ी कमाई कहलाती थी उस समय। 100-150 रुपया जमींदारों को हुआ करता था। 100-150 मिलता था। भतीजा जी जो थे वो श्रीमान जी बहुत आराम से उनका घर चल रहा था, रईसों की तरह ठाट चल रहा था। और इधर काकी को सब कुछ छूट चुका था, न उसे कुछ होश था कि क्या देख रहे हैं, क्या श्रृंगार कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कपड़ा पहन रहे हैं। बस एक ही चीज रह गई थी उसकी ज्ञान इंद्रियों में। ज्ञान इंद्रियां 5 होती हैं, आप लोग को मालूम है कि नहीं, आप लोग पता नहीं। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं जिससे ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान इंद्रियां कौन कौन है? आँख, जिसे हम देखते हैं, देखने से कुछ ज्ञान मिलता है। दूसरी ज्ञान इंद्रिय है नाक, जिसे हम सुगंध लेते हैं। सुगंध लेकर के किसी चीज़ को हम बता सकते हैं कि वो अच्छा सुगंध दे रहा है कि दुर्गंध दे रहा है। तीसरा क्या है? जीभ, जिसे हम टेस्ट लेते हैं, किसी चीज़ को खट्टा मीठा तीता बताते हैं। तीसरी ज्ञान इंद्रिय हुई। चौथा हुआ कान, जिससे मुझे सुनाई देता है। और पांचवा क्या है? हमारी पूरी स्किन, जिस पर कोई भी चीज़ अगर स्पर्श करते हैं या कोई चीज़ रेंगता है तो मुझे पता लग जाता है कि कुछ है, या मैं कुछ छूता हूँ तो उसमें कोमल, रफ, अच्छा बुरा का पहचान करते हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन हैं हर आदमी के पास। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, धीरे धीरे ये लोग टाटा बाय बाय करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, बाय बाय करते जाते हैं। क्योंकि आपकी उम्र के साथ ये जब ढलान पर उतरते हैं तो आँखों की रोशनी कम हो जाती है, कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, स्पर्श सुख भी खत्म हो जाता है, स्पर्श भी जाते रहता है। और बूढ़ी काकी के साथ यही हुआ था कि उसी सभी ज्ञान इंद्रियां तो साथ छोड़ रही थी, लेकिन जीभ जो था वो बहुत शानदार काम कर रहा था। और जीभ जो है उसी के लिए वो जी रही थी। उसको हर चीज़ खाने में आप ही बच्चों जैसा प्रेम आता था। और बच्चों जैसा ही हो जाता है। आदमी कहता है कि जब बुढ़ापा आता है तो बच्चे और बुढ़ापा में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे बच्चे बिहेव करते हैं उसी तरह बुढ़ापा भी आता है। और इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि पोता और दादा में बहुत प्रेम होता है, पोता और दादी में बहुत प्रेम होता है, क्योंकि दोनों का स्वभाव एक ही हो जाता है। बच्चों वाले स्वभाव में जैसे आप लोग किसी चीज़ के लिए मचल जाते हो, ये मीठा खाएंगे, ये गर्मा गर्म जलेबी खाएंगे, ये हमें मीठा चाहिए ही, उसी तरह से जब बुढ़ापा भी आएगा और पता लगेगा कि डॉक्टर बोल रहा है कि शुगर है मत खाओ, लेकिन ये जिह्वा का जो रस है ये आपको प्रेरित करेगा। अगर कोई नहीं देता है तो निकाल करके फ्रिज में से रात में खा लो, ये प्रेरणा देती है। और ठीक बच्चों की तरह बिहेव करता है आदमी, और उसको भला बुरा से कोई मतलब नहीं है कि कोई देख करके क्या कहेगा, कोई हंसेगा, कोई ताना मारेगा। इससे वो लोग परे हो जाते हैं। क्योंकि जैसे बच्चों को सब चीज़ चाहिए, उसको इससे मतलब नहीं है कि पड़ोस वाला देख करके क्या कह रहा है। बच्चे तो हमेशा अपनी जिद को पूरा करना जानते हैं। कुछ इसी तरह से बुढ़ापा भी जाता है। तो दादी का भी बुढ़ापा वैसा ही था। दादी को जब कोई चीज़ नहीं मिलता था खाने को तो बच्चों की तरह गला फाड़ करके रोती थी। पूरे मोहल्ला में ये प्रसिद्ध था कि दादी जो रो रही है, अगर बहुत जोर से चिल्ला रही है, इसका मतलब कि आज उसको कुछ चीज़ खाना नहीं मिला है या कुछ पसंद की चीज़ें नहीं मिली है। बच्चे जो थे उनके 2 पोते थे और 1 पोती थी। पोती बहुत छोटी थी, लाडली नाम था। और दोनों बच्चे बहुत शरारती थे। दोनों बच्चे अपनी दादी को बहुत तंग किया करते थे। कोई चिकोटी काट देता था, कोई चिढ़ा देता था, कोई पानी फेंक देता था, कोई कुल्ला कर देता था। दादी बुरा भला कहती थी, लेकिन दादी रोती कब थी? दादी रोती थी जब उसको खाने को नहीं मिलता था, जब उसके रसा स्वादन जीभ में जब पानी भरता था, उसको पूर्ति करने के लिए अगर कुछ नहीं मिला तो दादी रोती थी। और इधर जो उसके भतीजा जी थे, आदमी तो बहुत ही नरम दिल थे, लेकिन
उनको ये बर्दाश्त नहीं था कि उनके पैसे में कहीं कोई खर्च हो। पैसा खर्च करने में यहाँ पैसे पर चोट लगती थी तो वो श्रीमान जी बहुत ज़ोर से चिढ़ते थे। उनका चिढ़न था केवल इतना ही, बाकी जितना काम कराना है, जितना प्रेम प्रदर्शित करना है, जितना व्यवहार कुशलता देना है, सब कुछ करने के लिए वो तैयार रहते थे, लेकिन पैसा पर कभी नहीं तैयार रहते थे। यहाँ तक भी सोच नहीं थी कि जो रईसी थी, जो शान था, वो उसी काकी के चलते था। वो काकी का पैसा ही उस घर में आता था जिससे रईसी थी, लेकिन फिर भी वो काकी पर खर्च करना नहीं चाहते थे। फिर भी वो काकी को उसके मनचाही मुराद नहीं पूरा करते थे, मनचाही मिठाई नहीं देते थे, और काकी किसी की नहीं कभी कभी चिल्ला चिल्ला कर रोती थी। लेकिन तरस कहीं खाने वाला कोई नहीं था। और जो भतीजा की पत्नी थी, वो पत्नी जो थी, पत्नी जो स्वभाव में बहुत कड़क थी, बोली बड़ी तीव्र थी, बहुत तीखा बोलती थी, लेकिन भगवान से उसको डर, कर्म को मानती थी, लेकिन बोली भगवान ने बहुत कर्कश किया था, बहुत तीखा सवाल आवाज में बोलती थी। अक्सर हाँ काकी को, बूढ़ी काकी को वो भला बुरा कहते रहती थी, कहती थी कि इसे इतनी बुढ़िया हो गई, 100 साल की आयु होने जा रही है, लेकिन इसको अकल नहीं है, बच्चों की तरह दाढ़े मार के रोती है, एक मिठाई नहीं मिला इसको संतोष नहीं है, घर में इसको अगर पहला खाना न मिला तो ये पूरे मोहल्ला में बेइज्जत कर देती है। लेकिन कहीं भी हस्बैंड वाइफ में ये नहीं आता था दिमाग में कि हम जो कुछ खा रहे हैं उसी बूढ़ी काकी का दिन है, उसी की संपत्ति खा रहे हैं। लेकिन लोग खर्च करने में कंजूसी करते थे। इस तरह से दिन बीतते रहा। पूरे मोहल्ले में ये प्रचारित था कि बूढ़ी काकी को जहाँ भोजन में कमी हुई, यहाँ कुछ नहीं मिला तो धाड़ मार कर पड़ी। खैर, इस बीच में एक दिन काकी को दिखाई दिया और सुनाई दिया कि घर में बहुत कुछ फंक्शन हो रहा है, और धीरे से पता लगा कि आज उसके भतीजे के बेटे की शादी हो रही है। बहुत कुछ बन रहा है, सब सुगंध उसके नाक में आ रहा है, घी तेल पूरी मिठाई बन रहे हैं, और बूढ़ी काकी अपना रूम में बैठ करके कोठरी के अंदर अंदाज लगा रही है कि आज पुआ बन रहा है, पूड़ी बन रहा है, रसगुल्ला बन रहा है, गुलाब जामुन बन रहा है, पेड़ा बन रहा है, लड्डू बन रहा है। आज मुझे तो मैं खूब खाऊंगी, आज तो मेरा एकदम मतलब जीवन सुधर जाएगा, एक से एक मिठाइयाँ मिलेगी, पूड़ी भी मिलेगा, बूंदिया भी मिलेगा, और दही भी मिलेगा, और दही जो है एक से एक दही मिलेगा, खाने में मज़ा आ जाएगा। आज का दिन जो होगा मेरे लिए लग रहा है कि स्वर्गिक आनंद देने जा रहा है, स्वर्ग का आनंद आएगा। और इस स्वर्ग के आनंद को देखते हुए, उसको कल्पना करते हुए, बूढ़ी काकी जो है इतना इतना करके मुस्कुरा रही है, हंस रही है, अपने आप में मस्त हो रही है, और ख्याली पुलाव बनाते जा रही है। लेकिन समय बीतते जा रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा है। एक आवाज़ भी उसको कोठरी के बाहर पैरों की सुनाई देती है तो उसको फट से लगता है कि अब कोई थाल लेकर के आ रहा है, अब कोई मुझे दे रहा है। इस बीच में उसका इंतज़ार बढ़ते गया, कोई आने वाला नहीं था, कोई नहीं आया। लेकिन बूढ़ी काकी को वो सुगंध जो है प्रेरणा दिए जा रहा है, उसके मुंह में पानी आया जा रहा है। जब नहीं रोक सकी तो धीरे धीरे घसीटते हुए चूल्हे के पास आई कि जरा देखें तो कि क्या क्या बन रहा है और क्यों मुझे देर हो रही है। जैसे ही चूल्हा के पास आई, और इधर जो है उसकी पतोहू जो है, बहू जो है, वो अपना व्यस्त है हर काम में। उसके सब कोई पानी मांग रहा है, कोई शरबत मांग रहा है, कोई नाश्ता मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। बेटे की शादी कर रही है, वो धूमधाम से एकदम इधर से उधर दौड़ते भागते कर रही है। उसकी नज़र पड़ती है काकी पर, और काकी पर नज़र पड़ते ही उसका जितना भी थकावट था वो सब क्रोध की ज्वाला की तरह उमड़ पड़ता है, और उमड़ करके काकी पर गुस्सा उतर जाता है, और काकी को इतना बुरा भला कहती है, और वहाँ से कहती है, भाग बुढ़िया यहाँ से, अपने कोठरी में बैठ, तू यहाँ आकर के क्या कर रही है, कढ़ाई के पास तू क्यों बैठी है, तू बुढ़ापा आ गया तेरा, फिर भी सब्र नहीं है कि तू बैठेगी तो तेरे खाना घर में ये कोठरी में जाएगा, तू यहाँ पर चली आई, मेरी जगह हंसाई करेगी, मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बुढ़िया आकर के बैठी है और लाल टपका रही है। उसको बुरा भला कह करके कोठरी के अंदर धकेल दिया जाता है।
बूढ़ी को खराब तो बहुत लगता है, रोने का भी मन करता है, लेकिन सोच रही है कि रोएंगे तो अपशकुन होगा। आखिर अल्टीमेटली पोता का ही शादी हो रहा है, तो बेचारी मन महसूस के रहती है और उसको अपनी बेइज्जती भी महसूस हो रही है और इस पर कसम भी खा रही है, अब नहीं जाऊंगी खाने, जब तक मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा मैं खाने नहीं जाने वाली, क्योंकि बहुत बेइज्जती हो गई। इस तरह से बहू को मेरे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए था, उसने चिल्लाया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। खैर साहब इंतज़ार कर रही है, इंतज़ार करते करते थक जा रही है, कोई नहीं आ रहा है, कोई पूछने मनाने की तो बात छोड़ दो, कोई थाली लेकर के उसके पास आ नहीं रहा है। तब तक उसको आवाज़ सुनाई दे रही है, खाने का पत्तल बिछ गया है, लोग खाने के लिए उस पर आ चुके हैं, बहुत से लोग खा भी चुके हैं, कुछ लोग पंक्ति में खा रहे हैं। तो खाने में पंक्ति में जब बैठता है, एक साथ आदमी बैठता है नीचे खाने के लिए। आप लोग उस जमाने में नहीं देख रहे हो, आप लोग बुफेट सिस्टम में हो, जब नीचे बैठ करके खाया जाता है तो कोई भी आदमी पहले नहीं उठता है, जब तक सब कोई पंक्ति का आखिरी आदमी नहीं खा लेता है, खाना छोड़ करके कोई नहीं उठता है। तो कुछ लोग खाना खा करके गप्पे हाँक रहे हैं और बूढ़ी को केवल यही लग रहा है जैसे वो लोग विचलित हो रहे हैं कि खाना खा लिए और पेटू लोग बैठ कर अभी खा रहा है, उठ नहीं रहा है जल्दी। वैसे ही बूढ़ी भी सोच रही है, बूढ़ी काकी काकी भी कह रही हैं, धत नालायक सब अभी तक बैठ के खा रहा है, जल्दी उठे तो मेरा भी खाना आवे, मैं भी खाऊंगी। उसको और कोई चीज़ का चिंता नहीं था, उसको चिंता थी तो केवल ये था कि खाना मेरे पास था। और ख्याली पुलाव में चली जा रही है, कितना अच्छी पूरी होगी, क्या सजा हुआ पूरी होगा, क्या लाल लाल पूरी फूली फूली होगी, और उसको दही में जब डाल करके खाऊंगे, जीवन का क्या सुख मिलेगा, क्या प्रसन्नता मिलेगी। और इसी में बूढ़ी काकी अपना समय गिन रही है, हर पल उसको भारी लग रहा है, कैसे बिताऊँ कैसे बिताऊँ। अल्टीमेटली सब कोई खाना खा लेता है, लास्ट तक उठता नहीं है, उसका सब्र जवाब दे देता है। सब्र जवाब देने के बाद बूढ़ी काकी घसीटते हुए चली आती है कोठरी से बाहर और पंक्ति के बीच में आ जाती है। जैसे ही लोग देखते हैं इसको, सब लोग चिल्ला कर उठ जाता है, ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई, ये बीच में कहाँ आई, सब खाना बर्बाद करेगी। और उसका भतीजा देखता है, भतीजा आग बबूला हो जाता है और आग बबूला होते हुए जो थाली लिए हुए था चलाने के लिए, वहाँ पर परोसने के लिए, उसको पटकता है और काकी को दोनों बांह पकड़ करके जैसे कोई जानवर को उठा के फेंकता है, वैसे ले जा करके उसको कोठरी में फेंकाता है। काकी को इतना अपमान सहना पड़ा, केवल अपनी एक इंद्रियों के चलते। वो इंद्रिया थी उसकी जीव, जीव का जो रसा स्वादन था, उसने उसको इतना बेइज्जत किया कि भतीजा ले जा करके पटकाया। लाडली जो थी, छोटी बेटी जो थी, वो बेटी काकी से बहुत ज़्यादा अपनी दादी से जुड़ी हुई थी। बच्चे तो दोनों बेटे तो बहुत बदमाशी करते थे, लेकिन उसको अपनी काकी से प्रेम था, दादी से। और उसने क्या किया कि अपने खाना का कुछ हिस्सा बचा करके अपनी एक टोकरी में रखी हुई थी कि दादी को देंगे। लेकिन भतीजा जो था उसने सख्त पहरा लगा दिया कि इस बुढ़िया को कोई खाना नहीं देगा, ये बुढ़िया जो है आज बिना खाना खाए रहेगी, इसकी सजा यही है कि बिना खाए आज रात बिताओ। जो बहू थी उसको भी फिक्र नहीं हो रहा, बहू भी आराम से बैठी हुई है, बहू को भी कोई फिक्र नहीं हो रहा है कि खाना खिलाना है। रात हो जाती है, लाडली अपनी माँ के साथ सोई हुई है, 11 बज रहा है। जब लाडली देखती है कि घर के सारे लोग सो गए, तब अपनी टोकरी जिसमें वो पूरी बचा के रखी थी अपनी दादी के लिए लेकर के चलती है। डर भी लगता है कि कैसे जाऊंगी वहाँ पर, कहीं कोई कुछ देख न ले। दूसरा चीज़, इस रात के समय में आंगन से उठ करके कोठरी तक जाना, तो बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, फिर भी अपने डर पर किसी तरह से विजय पा करके, क्योंकि देखती है कि कुत्ते दो चार इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो कुत्तों से प्रेरणा लेकर के वो जाती है दादी के पास। अंधेरा में कुछ सूझ नहीं रहा है, दादी को जाकर के धीरे से जगाती है, तो दादी सोने वाली कहाँ थी। दादी तो अपने पश्चाताप में थी कि मुझे नहीं जाना चाहिए था बीच में, इतनी बड़ी बेइज्जती करा ली, लेकिन फिर भी उसका जीव का रस जो था, उसका टेस्ट जो था, उसके लिए वो लालायित थी, कब हमारे मुंह में कोई पूरी और दही ला के देगा। अब ये लाडली जो है दादी को जगा के कहती है, दादी मैंने अपने हिस्से का खाना बचा लिया था और तुम्हारे लिए मैं लाई हूँ। दादी उसको पुचकार करके गोद में ले लेती है
और बिना कुछ आगे बोले हुए उसकी टोकरी में से जितनी भी पूड़ियाँ हैं निकाल करके खाना शुरू कर लेती है, खाती है। एक एक टुकड़ा उस टोकरी में से निकाल करके चून लेती है, लेकिन जितना ही खा रही है उतनी ही भूख तीव्र हो रही है, उतनी ही उसकी सोच बढ़ रही है। हाँ, इसके साथ कहीं दही रहता है, इसके साथ मिठाई रहता है, इसके साथ सब्जी रहता है। वो बच्ची तो केवल पूरी लेकर के गई थी। और दादी की कल्पना ये जैसे ही पड़ा तो और आग में घी का काम किया, उसकी और तृष्णा बढ़ गई और उसकी इच्छा बढ़ गई। उसके बाद दादी जब देखी कि टोकरी में कुछ नहीं मिलने वाला है तो बच्ची को बोलती है, बच्ची मुझे वहाँ ले चल जहाँ लोग खाना खा करके छोड़ दिए। बच्ची को कुछ समझ नहीं आता है, बच्ची किसी तरह से हाथ पकड़ करके दादी को ले जाती है। और दादी को जब ले जाती है वहाँ पर तो दादी उन जूठे पत्थरों में से जितने भी बचते हैं उसमें से निकाल निकाल करके खाती है, दही खाती है, सब्जी खाती है और खूब आनंदित होती है। जो कर्म कुकर्म वो कभी नहीं की थी, कभी सोच नहीं सकती थी कि जूठा पत्तल भी चाटना पड़ेगा, वो भी कर रही है केवल अपने जीव की टेस्ट के लिए। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि किसने छोड़ा किसने खाया, वो केवल अपनी क्षुधा तृप्ति के लिए, अपने पेट के लिए और अपने जीव की पूर्ति के लिए वो खाए जा रही है। इतने में बहू जगती है। बहू जगती है, जैसे ही जगती है तो लाडली जो है डर करके सहम जाती है कि अब तो हुआ हंगामा। लेकिन बहू जब देखती है तो अपने आप को धिक्कारती है, आह, इसी के पैसे से इतना फंक्शन हुआ, इतने लोग गांव घर के खाए और हमारे घर की जो बुजुर्ग है वही खाना नहीं खाई। हमने इतना को खिलाया तो क्या खिलाया जब ये बुजुर्ग ही रह गई। क्योंकि वो जो औरत थी वो कर्कशा तो थी, बोलने में बहुत तेज़ थी, बहुत तीखा बोलती थी, लेकिन भगवान से उसको डर लगता था। उसको ये दिखाई देने लगा कि ये जो बूढ़ी माता है इसका जो श्राप मिलेगा, इसका हृदय जो श्राप देगा वो शायद मुझे जीने नहीं देगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वो जाती है सीधे अपनी सास के पैर पर गिर जाती है और बोलती है, काकी मुझसे बहुत गलती हुई, मुझे क्षमा करो और हमें आशीर्वाद दो कि हम लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। आज के बाद तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं होगा। और जाती है घर में पूरा थाल सजा करके खाना लाती है काकी। बच्चे, यहाँ तो ये कहानी ख़त्म होती है, लेकिन ये शिक्षा भी देती है कि घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, उनका कद्र होना चाहिए, उनकी सारी कद्र करना ही हमारा धर्म है। हम अगर अपने माँ बाप की कद्र नहीं कर रहे हैं तो फिर दुनिया में और हम कर क्या रहे हैं। जिनके बदौलत हम इस दुनिया में आए हैं उनकी तो सेवा हमें करना ही है। मैं अपने जीवन का अब अगली कहानी पूरा कर देता हूँ। ये जब मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़े और एक जो वास्तविक कहानी थी, दोनों कहानियों ने मुझे प्रेरणा दी और मैंने कसम खाया, किस उम्र में, 8 साल 9 साल की उम्र में कसम खाया कि मैं जब कमाऊंगा तो अपने सैलरी का 40% अपने माँ बाप को दूंगा। और मैंने 36 साल नौकरी की और 36 साल तो मैंने निभाया ही, पैसा तो दिया ही, घर पर हर इच्छा को पूरा किया। अपने 7 भाई बहनों के बीच मैं अकेला कमाने वाला जब बना तो मैंने सारे भाइयों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी विवाह की और सारी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए माँ बाप को चारों धाम भी दिखाया। और पिताजी, जब मैं रिटायर किया, मेरे पिताजी उस समय जिंदा थे, माताजी नहीं थी। पिताजी बोले कि बेटा बहुत कर चुके तुम, अब छोड़ दो, अब मत भेजो मेरे पास पैसा। तो मैंने एक ही चीज़ बोला था, पापा ये तब बंद होगा या तो आप इस दुनिया में न रहें या मैं इस दुनिया में न रहूं। जब तक आप हो, जब तक मैं हूँ, ये सिलसिला जो है सेवा का बंद नहीं होगा। और वो सेवा हमारे पापा का देहांत के आखिरी महीने तक चला। और ये जो मेरे अंदर धारणा बैठी थी, ये जो मैंने संकल्प लिया था, ये जो मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था, बच्चों, ये मैं कमिटमेंट केवल और केवल इन 2 कहानियों से प्रेरित होकर के किया था। कहानियाँ आपके जीवन में बहुत कुछ ला सकती हैं। अगर कहानियों को आप हृदय से लीजिए, अपने मन से सोचिए, तो मेरे जैसा आप भी बदल सकते हो। आप भी दुनिया को दूसरी नज़र से देख सकते हो। केवल नज़र बदलना चाहिए।
नज़र बदलोगे नज़ारे बदलेंगे। एटीट्यूड अपना बनाओ पॉजिटिव, और जैसे ही एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, नो डाउट यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी हैविंग ग्रेट लाइफ अहेड। प्लीज टेक लेसन फ्रॉम दीज स्टोरीज and improve your life, improve your family, improve your society. Thank you very much. बहुत सुंदर सुना साहब, आपने हमें ये अच्छी तरह बता दिया कि वृद्धाश्रम को किस तरह से बंद करवाना, जो आजकल एक फैशन बन गया है। हमें अपने माँ बाप की सेवा किस तरह करनी है, और अगर हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करेंगे। इसी सीख के साथ आपसे निवेदन करता हूँ, हमसे जुड़े रहिए, और अगले कड़ी में फिर हम सुना साहब से निवेदन करेंगे कोई अच्छी सी कहानी या प्रेरणादायक वृतांत हमें सुनाए। आपसे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये चैनल, ये कहानी। आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।